नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। क्या बांग्लादेश में ये आरक्षण की आग थी जिसने बांग्लादेश को जला दिया, या फिर कोई सोची समझी साजिश? आखिर भारत और बांग्लादेश की दोस्ती किसे खटक रही थी? साउथ एशिया रीजन के सभी देश उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं। श्रीलंका हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान, सभी कंगाली और भुखमरी की मार झेल रहे हैं। और इन सब के बीच भारत और बांग्लादेश अच्छे रिश्तों के साथ आगे बढ़ रहे थे, तरक्की की राह पर चल रहे थे। लेकिन यह तरक्की किसे रास नहीं आई? चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के भी दुश्मन हैं और बांग्लादेश के भी। हाँ, ये बात जरूर है कि आरक्षण को लेकर बांग्लादेश के युवा गुस्से में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ा? आखिर ये कैसी साजिश थी कि प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुसकर लूटपाट करने लगे? क्या ये आरक्षण के खिलाफ गुस्से का नतीजा था या फिर उकसावे वाली साजिश का अंजाम? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि बांग्लादेश में फंसे हुए 12,000 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो पाएगी? आखिर मोदी सरकार के पास वो कौन सा प्लान है जिसके जरिए भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो सके? आज सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने मोदी सरकार का साथ देने की बात कही। तमाम पहलुओं पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि क्या साउथ एशिया में भारत के बढ़ते हुए दबदबे से चिढ़कर चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जला दिया ताकि भारत को डिस्टर्ब किया जा सके? आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा, फिर तमाम पार्टियों के नेताओं के बयान भी आपको सुनवाएंगे। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. बांग्लादेश के बदलाव भारत को चिंतित करने वाले हैं। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी समृद्ध है, लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता आई है, वो खतरनाक लोग। बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वैसे भी मुल्क में बहुत वक्त से बांग्लादेश में ये लग रहा था कि हालत ठीक नहीं है। इसको आखिरकार बच्चों ने एक मुहिम चला दी जिससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी, ना कोई कंट्रोल कर सकता था। और उसमें भी बोला है कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार बात कर रही। मुझे लगता है उस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अभी इस्कॉन मंदिर पे भी हमला हुआ है, तो वो एक गंभीर बात है। तो वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख जो भी हैं, और 18,000 जो भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो सरकार को पहले उसको देखना चाहिए, गंभीरता से उसको पूरी तरह से वहाँ पे हमें ताकत लगा के उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह की कोई चीज, मंदिरों को तोड़ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। सारी विपक्षी पार्टियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उन्होंने, और चुनाव जो है वो रिग किए गए, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। विपक्ष को अपने देश के अंदर दबाना, नेताओं को जेल में रखना, चुनाव को रिग करना,
मैं समझता हूं ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा। सबसे पहला सवाल यह है कि बांग्लादेश में फंसे हुए भारतीयों को कैसे बचाएंगे मोदी? क्या मोदी की विदेश नीति के चलते विपक्ष भी साथ खड़ा नजर आता है? भारतीय सीमाएं सुरक्षित रखने का आखिर प्लान क्या है? बांग्लादेश की आग में चीन पाकिस्तान ने क्या घी डालने का काम किया? क्या भारत बांग्लादेश के संबंधों से चीन और पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है जिसके बाद ये डिस्टर्बेंस फैलाने की कोई साजिश रची गई है? बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। कांग्रेस की नेता पूनम पंडित इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेव साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। राकेश शुक्ला जी अब से थोड़ी देर बाद स्टूडियो में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहला सवाल ब्रिगेडियर शारदेंदु साहब आप ही के साथ में शुरू करती हूं। शिवम त्यागी का मैं इंतजार करूंगी, फिर उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाऊंगी। शारदेंदु सर, सबसे पहले मैं उसी चुनौती का जिक्र करना चाहूंगी जो न सिर्फ भारतीयों के फंसे होने से बल्कि वो डिस्टर्बेंस जो कि बांग्लादेश के और भारत के रिश्तों को इस वक्त एक सेंटर में लाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए इस वक्त आप क्या देखते हैं, खासतौर पर तब जब शेख हसीना इस्तीफा देने के साथ छोड़ चुकी है बांग्लादेश और आग हिंसा सब कुछ अब भी बांग्लादेश में घट रहा है और सब कुछ आर्मी के कंट्रोल में है? देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के लिए है वो मैनीफोल्ड है। उसको कई फ्रंट पे आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हिंदुस्तान और बांग्लादेश एक बहुत ही पुराने एलाय रहे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं और 1971 से लेके आज तक कई बार सत्ता परिवर्तन हुए लेकिन हमारे रिलेशंस बने रहे। नई गवर्नमेंट आई, चाहे वो अवामी लीग की थी या किसी भी गवर्नमेंट की थी या चाहे बीएनपी की थी, हमारे रिलेशन और हमारे जो ट्रेड, कॉमर्स, डिफेंस, कॉपरेशन, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हर एक फील्ड में हमारे एमयूज साइन हुए और हिंदुस्तान ने जितना प्रोग्रेस किया तकरीबन बांग्लादेश भी उसी राह पे चला। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये चैलेंज है। हम एज ए इंडिया वी वांट दैट कि बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी इस तरीके की जो आर्सनिस्ट एक्टिविटी चल रही है, तोड़फोड़ चल रही है, आगजनी चल रही है, एक तरीके का वहां पे भय का वातावरण बना हुआ, वो जल्दी से खत्म हो, लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश हो। और जैसा कि वहां के जनरल साहब ने वकार जमान साहब ने बोला है कि वहां इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो, उसकी हम कामना करते हैं। और जब ये इंटरिम गवर्नमेंट हो, जैसा कि उन्होंने कहा कि उसमें अवामी लीग के नुमाइंदे नहीं होंगे, मैं मानता हूं कि ये जनरल पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको ख्याल रखते हुए लिया गया है। अगर उनके नुमाइंदे आज नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कहने का मतलब इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट, डिफेंस के ब्यूरोक्रेट, फॉरेन अफेयर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ऐसा आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाए जो देश में शांति स्थापित कर सके और आगे आने वाले समय में अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एस्टैब्लिश करके एक निष्पक्ष इलेक्शन कराए। ऐसा इलेक्शन ना हो जो जैसा कि जनवरी 2024 में हुआ था, जिसमें सिर्फ अवामी लीग ने पार्टिसिपेट किया, बीएनपी के जो अध्यक्षा है वो जेल में थी और उन्होंने वॉलंटरी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया और लोगों में एक भावना गई कि एक तरीके से ये रिग्ड इलेक्शन था, वन साइडेड इलेक्शन था। इसलिए जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उनका ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ और एक अंदरूनी सिमरन पूरे बांग्लादेश में चलता रहा और जिसको हवा मिली स्टूडेंट एजुकेशन में, जिसमें 30% रिजर्वेशन था और लोगों का मानना था कि इसके ज्यादातर बेनिफिशियरी अवामी लीग के लोग हैं और उसको कंपाउंड की वहां की इंटरनल प्रॉब्लम जो करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तरीके से जो एक फॉरवर्ड डेवलप हुआ वो देखिए काबू में नहीं आ पाए। यहाँ पे शेख हसीना इंटरनल सिचुएशन को असेस नहीं कर पाई और एक दूसरी ताकत चाइना का प्रेशर और अमेरिका का प्रेशर लगातार बांग्लादेश पे बना हुआ था। चाइना के अपने अलग इंटरेस्ट थे, वो वहां से अपने इंडो पैसिफिक रीजन के सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए तमाम तरीके की बंदिशें और तमाम तरीके के आइलैंड पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और दूसरी तरफ अमेरिका एक अपना एयर बेस बनाना चाहता था उनके आइलैंड में। इन दोनों के बीच में शायद ये छोटा सा कंट्री और शेख हसीना इस प्रेशर को सकम नहीं
सकम कर गई और उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल सिमरिंग को ध्यान नहीं दिया। और आज की डेट में जो बांग्लादेश है उसमें प्री 1971 या पोस्ट 1971 की अगर बात करें तो वहां से हमेशा से रेडिकल फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, आईएसआई का इंटरफेरेंस और तमाम तरीके के ड्रग पेडलिंग, तमाम तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनको अंजाम देते हैं वहां के रेडिकल्स, वहां के जो एक फेसी परस्त जो टेंडेंसी है लोगों की जो एक तरीके से रेडिकलाइज हो रखे हैं, वो इसको बढ़ावा देते हैं। इसको वो नहीं पढ़ पाई। वही सेना देखिए एक दिन पहले 100 लोगों को मार देती है वह स्टूडेंट को, लेकिन अगले दिन जब आवाम प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंट में जाता है तो वो आराम से चले जाते हैं और तमाम तरीके के असलियत एक्टिविटी होती है। तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आर्मी ने सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में अपने ले लिया था तो फिर कैसे उसके बाद यह स्थिति भयावह होती नजर आई। सबसे बड़ी बात कर्फ्यू हटा दिया गया तो अब कैसे वहां पर वो नारेबाजी हो रही है जो नजर आती है। शिवम मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा उनको मेरा ऑडियो क्लियर है तो। शिवम आपका भी स्वागत करती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राकेश शुक्ला जी भी स्टूडियो में हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन उससे पहले रविंदर सचदेव सर आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी अभी शारदेंदु सर ने चाइना का जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया और सबसे बड़ी बात यह कि जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं और वहां जो फैली अस्थिरता है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं भारत पर होता हुआ नजर आया है और जाहिर है कि हमारे कॉर्डियल रिलेशनशिप इंपैक्ट हुए हैं। उसमें कहीं ना कहीं एक टॉकिंग डिस्कशन चाइना को लेकर बार बार बनता है। चाइना जिस तरीके से इन कंट्रीज में इंट्रूड कर चुका है, अलग अलग तरीके से कर चुका है, लेकिन क्या साउथ एशिया में क्योंकि भारत का दबदबा बढ़ रहा है जो चाहता है चाइना डिस्टर्ब हो और शायद उसकी एक वजह बांग्लादेश में हुई इस हिंसा के तौर पर एक साजिश के नजरिए से देखी जा रही है। डू यू एग्री? नो एंड यस। फर्स्टली मेरे विचार से ये जो पूरा हुआ बांग्लादेश में केवल ये प्रोटेस्ट नहीं था रिजर्वेशन का, ये माहौल क्रिएट हो रखे थे पिछले 15 साल से, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। बांग्लादेश के अंदर सिमरिंग टेंशंस थी, डेमोक्रेसी की कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। ऑपोजिशन पार्टी की आप 24 की बात करें, 2018 में भी ऑपोजिशन इलेक्शन नहीं लड़ी थी एंड शेख हसीना बहुत ही एक आयरन हैंड से गवर्न करती थी। श्योर वो कहती थी कि ये कट्टरपंथियों को मुझे मारना है, पीछे रखना है, इसलिए मैं आयरन हैंड इस्तेमाल कर रही हूं। बट इस प्रोसेस में उसने काफी आई थिंक स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए ऑपोजिशन के खिलाफ, ऑपोजिशन मेंबर्स के खिलाफ एंड उसके ऊपर फिर जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, कोविड के बाद बांग्लादेश की हालत इकोनॉमी काफी गड़बड़ा गई, खासकर इनका रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस, तो ये सारे और इन्फ्लेशन, तो ये सारे फैक्टर्स थे। एंड यस, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट थी एक तरह से मे बी तिनका ऑन द बैक ऑफ द कैमल, लास्ट स्ट्रॉ था जिसने एक चिंगारी भड़काई और आगे चला गया। वन सेकेंडली यस, पाकिस्तान को लग रखिए चाइना का डेफिनेटली इंटरेस्ट है और अगर जो कुछ हो रहा था उसमें चाइना किसी हिसाब से या तो पूरा सूत्रधार ना भी सही बट वो बहती गंगा में एक तरह से अपना एडवांटेज ले, आग में घी जैसे आप कह रहे हैं डाले, वो पैसा दे करके आईएसआई को, क्योंकि आईएसआई पाकिस्तानी एजेंसीज डेफिनेटली इन्वॉल्व थी इधर जमात के साथ और इनके कट्टर इस्लाम के प्रोजेक्ट को। तो ये सारा अमेरिका की बात, मैं एक चीज सोचता हूं, प्रश्न है, अगर अमेरिका का कहा जाता है और डेफिनेटली अमेरिका ने भी स्क्रू टाइट किया था बांग्लादेश के ऊपर इलेक्शन को लेकर के और करप्शन को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, राइट। अगर अमेरिका ने केवल एक आइलैंड में उसे बेस नहीं मिला, इसके चलते ऐसा पूरा जादू कर दिया कि पूरा रेवोल्यूशन हो गया बांग्लादेश में, और उस रेवोल्यूशन का अंजाम अमेरिका को भी तो पता है कि अगर ये शेख हसीना गई तो कौन आएंगे, ये कट्टरपंथी आएंगे, प्रो चाइना आएंगे। तो क्या अमेरिका ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएगी कि ये मुझे टापू दे दो, इन्होंने नहीं दिया तो मैं इसकी कंट्री ध्वस्त करती हूँ और पूरा का पूरा देश चाइना के भाव में धकेल देगा? तो एक प्रश्न है, अमेरिका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करता है, गेम खेलता है, बट इस थीसिस से मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि भाई क्या आप ट्रेड ऑफ करोगे कि एक आयरलैंड मुझे बेस नहीं मिला तो पूरे देश को तुमने धकेल दिया कट्टर इस्लामिस्ट की ओर एंड चाइना की गोदी में। सो आई वुड टेक अ लिटिल डिफरेंट व्यू ऑन दैट, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है एंड आई एम नॉट, बट यस अमेरिका का रोल रहा है। एंड देन बैक यस, जो कंडीशंस थी, कंडीशंस वर राइट, ये पिछले 6 महीने से चल रही थी, साल भर से चल रही थी, खासकर जब इलेक्शन हुई, इलेक्शन के बाद जो हालात थे, इट वाज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि एक टाइम बॉम्ब है। देखिए एक प्रेशर कुकर होता है, बांग्लादेश एक प्रेशर कुकर बन गया था। प्रेशर कुकर में अगर आप विसल के लिए जगाना दो, स्टीम निकलने को, तो वो फट जाता है। तो देश के अंदर शेख हसीना ने वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी। एंड लास्ट क्विक पॉइंट,
अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, मुझे जाना है साउथ अफ्रीका में रहता है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जब व्हाइट्स हटे थे अपार्थाइड। सो मे बी बांग्लादेश को एक तरह की नेशनल नॉट यूनिटी बट एक ट्रुथ काइंड ऑफ अ कमीशन, ताकि देश साथ में आए और एक संभली हुई इंटरिम सरकार बने। ठीक है सर। शिवम त्यागी आपके पास आते हो, फिर पूनम पंडित आपके पास आती हो। शिवम, आज सर्वदलीय बैठक हुई और उस सर्वदलीय बैठक में पूनम जी आपको भी बधाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सभी दलों ने कहा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड रहेगा हम उसके साथ हैं, और ये दो देशों के रिश्तों की बात है और बांग्लादेश का ये इंटरनल मैटर है, तो जाहिर है कि उसके लिए सभी दल बधाई के पात्र हैं कि एटलीस्ट हम एक पेज पर नजर आए इस एक कंडीशन को देखते हुए। लेकिन शिवम त्यागी, चैलेंजेस की बात क्योंकि हो रही है और खुद एस जयशंकर की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि लगभग 19,000 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, 9,000 उसमें स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कुछ पिछले महीने वापस आ चुके हैं। क्या ये सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट इस वक्त ये नहीं है कि भारतीयों की सिक्योरिटी को लेकर हम किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सुरक्षित उनकी वतन वापसी कैसे होगी? दूसरा, बॉर्डर सिचुएशंस को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि सुगबुगाहट दो बात की, एक वहां से लोग बॉर्डर के जरिए भारत आ सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी ने उसका जिक्र किया। दूसरा, कई ऐसे बांग्लादेशी जो बंगाल में रह रहे थे वो शेख हसीना के बाहर निकलते ही वापस वतन वापसी चाहते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को हम कैसे स्ट्रैटेजाइज करते हुए हैंडल करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए पूर्णिमा जी, ये तो एक रियलिटी है कि जब आपके जो पड़ोसी होते हैं कहीं ना कहीं जब वहाँ पर डिस्टेबलाइज चीज़ें होती हैं तो आपको इम्पैक्ट करती हैं और इसका असर जो है देश पर होता है। लेकिन हिंदुस्तान एक जो देश है, यहाँ पर लगातार इस तरह की स्थितियाँ हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। हमारे जो कहीं ना कहीं जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, उनके साथ क्या स्थिति हुई ये देश जानता है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर है कि हाँ, हमारे 19,000 लोग वहाँ पर थे, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 8,000 लोगों को हम ला चुके हैं, 7,000 लोगों को, और करीब 12,000 के आसपास हमारे लोग वहाँ पर हैं। हम लगातार जो है वहाँ के लोग हैं उनसे संपर्क में है। हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन था वो भी बहुत अच्छा बांग्लादेश के साथ रहा है, और जो स्थितियाँ रही हैं मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करके हमारा जो उच्चायोग है वो भी वहाँ पर लगातार संपर्क में है। दूसरी बात ये है कि जो बॉर्डर के इश्यूज़ की बात है, बिल्कुल कहीं कोई दो राय नहीं है। BSF को जो है और स्ट्रॉन्ग किया गया है वहाँ पर, और फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, और ये इंश्योर किया गया है कि कोई ना आए, क्योंकि कोई अगर आएगा तो हो सकता है उसमें से कोई आतंकवादी हो या कुछ और हो, तो जो आने वाले समय में हमारे लिए एक थ्रेट हो सकता है। हम उसको इंश्योर करेंगे और कर्ब करेंगे कि इस तरह की दिक्कतें वहाँ पर ना हो। तीसरा, कोऑपरेशन की जहाँ तक बात है, यस, ये स्थिति ज़रूर जो है बदली है, व्यवस्था परिवर्तन वहाँ पर हुआ है, और जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ पर, अल्पसंख्यकों पर वहाँ हमले हो रहे हैं, इसको लेकर सरकार ने चिंता जताई और क्लियर कट एक स्टर्न स्टैंड लिया है कि उस पर जो है काम होने की आवश्यकता है। सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो हमें देखने की आवश्यकता है कि हमें उस तरीके से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान फ्रजाइल 5 नहीं, टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है। जब इस तरह की स्थितियां नेपाल में माओवाद की हुई थी तब भी हम यही सुने थे कि भारत के साथ बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, सबने देखा। जब मालदीव्स के साथ हुआ तो तब भी यही कहा गया था कि नहीं, भारत के लिए एक बहुत ही चिंता की स्थिति है। कोई चिंता की स्थिति नहीं, हमने देखा। श्रीलंका के साथ जब हुआ यही कहा गया, पाकिस्तान के साथ जब हुआ यही कहा गया, और आज इसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ हो रहा है, तो लगातार कुछ लोग जो है एक भ्रम और डर बनाने की स्थितियां लगातार पैदा कर रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कोई कमजोर देश नहीं है, हम हर तरीके से अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने में कामयाब है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे जितने भी भारतीय हैं, जितने भी हिंदू हैं, सब वो सुरक्षित रहे, बेहतर रहे, माइनॉरिटीज का वहां पर ख्याल रखा जाए। और इसी स्टैंड को लेकर जब अगर बराबर के देश में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है तो हमारा कोऑपरेशन इसी तरह करें। अफगानिस्तान से लेकर और आज हम जो है बांग्लादेश तक आ गए। हिंदुस्तान की सरकार ने हर स्थितियों में अपने लोगों को प्रायोरिटी पर रखकर निकाला है उन देशों से बाहर, और अपने संबंधों को बदस्तूर जारी रखा है। लेकिन तब इशू सेंटिमेंट्स का नहीं था ना, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में, और खास तौर से जो ऑपोजिशन है उसको लेकर जो है वो चैलेंज तो है ना। शिवम, पूनम जी से पहले मैं एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे इस सवाल को कंटिन्यू करूंगी। पूनम पंडित, मोदी की विदेश नीति, आपको उस पर भरोसा है? अब इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं ये इसीलिए कह रही हूं क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे जब इसी विदेश नीति के चलते हमने भारतीयों को न सिर्फ सुरक्षित वतन वापसी हम लेकर आए, बल्कि ऐसे बहुत सारे सोशल, सिक्योरिटी या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन से हमने अपने देश को बाहर निकाला, फिर चाहे पड़ोस के देशों में कुछ भी हो रहा हो। और आज क्या यही वजह रही कि सर्वदलीय बैठक में आप सब ने एक सुर में कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है हम उसमें उनके साथ हैं?
देखिए पूर्णिमा जी, यहाँ पर मामला सिर्फ दो पार्टियों का या फिर सत्ताधारी पार्टी का या विपक्ष का मामला नहीं है। यहाँ पर मामला आ जाता है कि हमारी दूसरे देश का इसमें जो इंटरफेयर हो रहा है, दूसरे देश का मामला आ जाता है। तो इसमें बिल्कुल इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, तमाम कांग्रेसी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। बशर्ते एक चीज का और हमें ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश पर, जो मामला ये सारा हुआ है, क्या ऐसी नीति रही शेख हसीना जी की जिनको अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा? क्योंकि वो विपक्ष को, अभी मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, सीनियर पत्रकार हैं शायद, बोल रहे थे, देखिए 15 साल से जो स्थितियां बनी हुई थी, उन्होंने सिर्फ सत्ता में जमा रहने के लिए विपक्ष को दबाने की कोशिश की। विपक्ष वहां पे चुनाव भी नहीं लड़ रहा था, इसीलिए ऐसी नीतियों को नहीं अपनाना चाहिए जिससे कि आपको अपना मुल्क, अपना वतन ही छोड़ करके भागना पड़े। उसकी जो मैं एग्जांपल दूंगी शेख हसीना का, सबसे बड़ा आज मौजूदा एग्जांपल ये आप देखने को आपको मिल रहा है। और हमें इस चीज को देख करके ये भी सीख लेनी होगी कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ तो खड़े ही हैं, बशर्ते मैं अपने प्रधानमंत्री से ये भी निवेदन करूंगी कि इस देश में विपक्ष का जिस तरीके से उत्पीड़न किया गया बांग्लादेश में, आज उसी स्थिति में आज इतना बड़ा आंदोलन कि लोग जो है किस हालात में बांग्लादेश जूझ रहा है, क्योंकि एक देश को सजाने में, संवारने में बहुत वक्त, न जाने कितना समय बीत जाता है, सदियां गुजर जाती हैं। और हमें ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए और हमें विपक्ष पर इस तरीके के जो है ना ही कटाक्ष करने चाहिए, ना ही हमें उनको उनकी बात करने से रोकना चाहिए। ये मैं निवेदन भी करूंगी और मैं इस बात को भी पूरे जोरों जोर से कहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस भी नीति को अपना करके चलेंगे और हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला हमारे देश पर आ जाता है। और रही बात सुरक्षा की, अभी हमारे बड़े भाई बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान और चाइना जो है ये बहुत ज्यादा करीबी बांग्लादेश से होता था, तो बांग्लादेश से एंटर करके कोई भी व्यक्ति आ सकता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। क्योंकि पिछले अगर हम बात करें तो भारत में एक महिला भी पाकिस्तान से आ गई थी, जिसका जानकारी सरकार को 2-3 महीने बाद लगा था। और दूसरी बात, हमें वहां पर सुरक्षा एजेंसियां, जो हमें कोई शक नहीं है उन पर, लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए करा जाए, क्योंकि ऐसे पहले भी हुआ है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग आ गए हैं ऐसे। और दूसरी बात, यहाँ पर मामला सिर्फ लोकतंत्र, किसी भी देश में लोकतंत्र के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि विपक्ष को दबाना और उसका जो नजरिया आपका पॉइंट मैं समझ गई। शिवम, आपका मैं काउंटर लेने से पहले राकेश जी आपके पास आती हूँ। राकेश जी, पूनम जी ने जो कहा उसमें बिटवीन द लाइंस आप रीड करेंगे या मैं रीड करूँ? मुझे लगता है आप रीड कर दीजिए। नहीं, वो ये कहना चाहती हैं कि किसी भी देश में विपक्ष की आवाज को अगर दबाया जाए तो यही सूरत हाल होता है। अब आगे आप बढ़ लीजिए। मेरा मानना ये है कि पूनम जी का विश्लेषण जो है कम से कम भारत के दृष्टि से करना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की भारत से तुलना करना ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारत में विपक्ष का सम्मान था, सम्मान है और सम्मान रहेगा। यदि ये सम्मान नहीं रहता तो 1971 में इंदिरा जी जब बांग्लादेश बनवाती हैं तो उसमें विपक्ष भी इसी तरह की भूमिका निभाता। कर दिए जाते हैं सर। रुकिएगा पूनम जी, सुन लीजिए जरा। पूनम जी, आपने अपने समय पे बोला किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। मैम सुन लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुन लीजिए, उनका भी एक कहना है, कुछ कह रहे हैं। इसलिए जब भारत की बात होती है तो मुझे लगता है ये बड़ा शुभ संकेत है कि भारत में पक्ष और विपक्ष नहीं है, सब भारतीय हैं। और ऐसी परिस्थितियों में शेख हसीना जी के मुद्दे पे भारत के सरकार और सत्ता पक्ष, विपक्ष और आम नागरिक सब एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है ये दुनिया के लिए बड़ा सकारात्मक संदेश है। अब रही बात, इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की बजाय हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या बांग्लादेश फिर 1971 की स्थितियों पे जाता हुआ दिख रहा है। कारण ये है, 1971 में भी एक छोटी सी चिंगारी उठी थी और वो चिंगारी एक बड़ी ज्वाला बनी और मुजीब जी की तरफ से जब भारत में मदद मांगी गई,
मुजीब जी की तरफ से और मुक्ति संघर्ष की तरफ से, और उसमें इंदिरा जी ने पूरी सहजता के साथ मदद के लिए आगे आई और पाकिस्तान जो पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान था उसमें से बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच में किसी भी तरह की वैमनस्यता नहीं थी। बीच में जरूर जब 6 बार वहाँ तख्ता पलट हुआ सैन्य की तरफ से, फिर खालिदा जिया जब बनी तो जरूर थोड़ा सा बॉर्डर एरिया में संकट की स्थितियाँ आई, लेकिन शेख हसीना जब जब वहाँ शासन पे रही हैं भारत को आर्थिक और दूसरी तरह की यानी आतंकवादी गतिविधियां और देश विरोधी गतिविधियों का सामना नहीं करना पड़ा। तो ऐसी स्थितियों में हमें ये देखने की जरूरत है कि भारत सरकार जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे क्या वो आगे वो स्टेप उठाएगी जो 1971 में इंदिरा जी ने उठाया था। ठीक है, जल्दी से संजीव कौशिक जी आपसे प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे हेडलाइंस के लिए जाना होगा। मैं सिर्फ इस पूरी सिचुएशन में खास तौर से सभी दलों का जो एक मत रहा, चुनौतियां आप भी इसमें देखते होंगे, एक तरफ इनका मत है, दूसरी तरफ चुनौतियां है, वो सब कुछ एक तरफा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए वहाँ पर इस वक्त खतरा है वो एक बड़ा खतरा है, और उसको हम कैसे टैकल करते हैं उसमें एक बहुत बारीक सी लाइन है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, घरों पर अटैक हिंदुओं की किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसके साथ लूटपाट तक की घटनाएं हैं, इसको भी तो हमको एड्रेस करना होगा एट द सेम टाइम। देखिए पूर्णिमा, इसे 2 खानों में बांट करके आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। एक तो बांग्लादेश में परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई है वो सामने है, और उस परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद में वहां से शेख हसीना हिंदुस्तान आती है पलायन करके और हिंदुस्तान में शरण लेती हैं, और हिंदुस्तान में शरण लेने के बाद में फिर बांग्लादेश में जो जोर पकड़ता है उसको भी आपको गौर से देखना होगा। ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही है? निश्चित तौर पे हिंदुस्तान हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है, शेख हसीना के साथ बेहतर संबंध रहा है, और निश्चित तौर पर दोनों का जिस तरह से कोऑर्डिनेशन रहा है वो पड़ोसी मुल्क होने के नाते बहुत शानदार तरीके से, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते ये रिलेशन रहा है। भारत से हमें कोई, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की नीति रही है, और आज भी यदि वो आई हैं तो निश्चित तौर पे उनका स्वागत है, और जब तक वो रहेंगी जितनी उनको सुरक्षा चाहिए वो वहाँ हिंदुस्तान मुहैया कराएगा जब तक वो रहना चाहेंगी। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी झेलना पड़ेगा। वहाँ के नागरिक क्या सोच रहे हैं आज के वक्त में? यदि वहाँ पे अल्पसंख्यकों के ऊपर यदि इस तरह से प्रेशर पड़ रहा है या उनके साथ जाति की जा रही है, तो वहाँ के लोगों में के जेहन में क्या चल रहा है उसे भी रीड करने की जरूरत है आपको। और हम समझते हैं कि बांग्लादेश में जो परिस्थिति आज के वक्त में पैदा हुई है, किसी भी देश का आंतरिक लोकतंत्र उसके ग्रास रूट से मजबूत होता है, वो आयातित नहीं होता है। हम बहुत मजबूत हैं तो वो भी मजबूत हो जाए, हमारे जैसा ही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका अपना नेचर है, उसके अपने काम करने के तरीके हैं। परिस्थितियां बांग्लादेश में एक दिन में इस तरह से पैदा नहीं हुई है। यह बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बांग्लादेश तरक्की के राह पर चलते हुए भी वहाँ के लोगों का प्यार नहीं पा सका, विपक्षी पार्टियों के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार रहा, या छात्रों के साथ भी, जिस छात्र नेताओं ने या जिस छात्रों ने ये आंदोलन के तौर पे अपनी शुरुआती दौर से शुरू की, और जिस तरह से सैकड़ों छात्र मारे गए, और उसके बाद में वो जब इंगित करती हैं तो छात्रों के साथ उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्द, देशद्रोही जैसे शब्द का इस्तेमाल करती हैं वो, तो निश्चित तौर पे बौखलाना स्वाभाविक है। और उसी बौखलाहट, जब कहीं भी आंदोलन होता है तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने स्वार्थ को साधने के लिए आते ही हैं। उन तो पर आप इसमें कोई साजिश नहीं देख रहे हैं किसी और कंट्री की? आप चीन पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट? मैं उधर ही तो इशारा कर रहा हूँ, मैं उधर ही तो इशारा कर रहा हूँ, मैं उधर ही इशारा कर रहा हूँ कि परिस्थितियों को देखते हुए वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और निश्चित तौर पे उन लोगों ने भी अपनी मतलब मौके का फायदा बेसिकली उनकी तरफ से, सीइंग द सिचुएशन, द क्राइसिस, उनकी तरफ से मौके का फायदा उठाया गया। क्योंकि अचानक से आप देखिए, भले ही आवाज थी लेकिन इस तरीके से हिंसक नहीं हुई थी ना बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर ये क्रांति। हिंसक मोड़ उसने बहुत जल्दी, देखते देखते महीने भर में ले लिया। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, शेख हसीना को छोड़ना पड़ा बांग्लादेश, वहां से इस्तीफा देना पड़ा। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है, लेकिन भड़कती हुई हिंसा जरूर 1 महीने के अंदर अंदर नजर आई है। सेंटिमेंट्स का जिक्र किया था जब आपने कहा कि हम चीजों को बहुत ही टैक्टिकली हैंडल कर रहे हैं, तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहती हूँ कि आप मान के चलिए कि अंतरिम सरकार जिनकी भी बनती है, वहाँ पर हर जगह पूरे विपक्ष में और वहाँ की पॉपुलेशन में भी एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, जो शेख हसीना के उस कुर्सी पर होते होते नहीं था। मैं सिर्फ $14 बिलियन व्यापार की बात नहीं करती, बल्कि बाकी मायनों में भी पड़ोसियों के साथ अपने रिश्तों की बात करती हूँ, बांग्लादेश की। तो आपको लगता है कि वहाँ पर कोई चैलेंजेस हैं आपके लिए, सरकार के लिए? देखिए, मैं मानता हूं कि जब व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। आने वाली सरकार जो है उसको भी अच्छे तरीके से जानना है, समझना है, और वो जानते भी हैं जिस तरीके से वहाँ पर
सेना के जनरल ने कह दिया है कि अंतरिम सरकार वहाँ पर आने वाली है। जिस तरीके से इस देश के तमाम कोऑपरेशंस उस देश के साथ हैं, उसको लेकर आने वाले समय में उस देश को भी साथ चलना ही पड़ेगा, उस सरकार को भी साथ चलना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान के जो लोग हैं या फिर हिंदुस्तान की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या फिर हिंदुस्तान का जो कोऑपरेशन किसी भी देश के साथ है, वो किसी सरकार के आधार पर नहीं है, वो कंट्री टू कंट्री है। और आने वाले समय में किसी भी स्थिति में कोई भी सरकार अगर होती है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये वहां की माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखे। अगर इस देश के विदेश मंत्री इस बात को खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि वहां पर जो माइनॉरिटीज के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, अगर उन पर हमला हो रहा है तो वो चिंता का विषय है, उसको रोका जाना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी कर्ब किया जाना चाहिए और चीज़ों को सामान्य हालत में लाना पड़ेगा। आप एक चीज़ को मान सकते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ किस तरीके से रेडिकल्स लोगों ने जो चीज़ें वहाँ पर की हैं वो दिक्कतें पैदा कर रही हैं, लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखेंगे या फिर आप उस नफरत को जो है कल्टिवेट कर कर एक देश के खिलाफ या माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा एक और भी चीज़ है, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि इस समय जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर शांति स्थापित हो। उसके लिए जितनी भी बरसकर कोशिश हमारी तरफ से होंगी, जितनी भी सरकार की तरफ से होंगी, वो सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो स्थितियाँ वहाँ पर बनी हैं, अब एक बात कही गई कि भाई सरकार जो है वहाँ पर तानाशाह थी या स्थितियाँ ऐसी बन गई या स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ का, किसी भी स्थिति का काउंटर अराजकता नहीं हो सकती, किसी भी स्थिति का। अगर प्रधानमंत्री के आवास में घुसकर एक देश के और वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, अगर वो प्रधानमंत्री के वस्त्रों को लेकर और उस पर क्या क्या टिप्पणियां कर रहे हैं, आप भी देख रही होंगी पूर्णिमा जी, तो मैं मानता हूं कि इसको आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र नहीं कहेंगे। अगर उस पर जो है कटाक्ष करके माइनॉरिटीज पर हमले कर उनको मारा जा रहा है, तो इसको आप आंदोलन नहीं कहेंगे, स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं कहा जाएगा। और इसके ऊपर तमाम तरह की चीजें अगर हुई है और वो सब आपके सामने है, तो जब आप हिंदुस्तान में रहते हुए चीख चीख कर कहते हैं कि ये देखिए हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है, उनके ऊपर इस तरीके से दिक्कतें हो रही है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो एक हिंदुस्तानी होते हुए जब वहां पर माइनॉरिटीज के साथ दिक्कत हो रही है और वहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा है, तो उसको स्टूडेंट्स का प्रदर्शन कहकर कवर मत कीजिए, उसी तरीके से बोलिए जिस तरीके से हिंदुस्तान में बोलते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर विषय बहुत साफ है, जो स्थितियां बनी है वो पूरा दुनिया जानती है इस चीज को कि किस हिसाब से बनी है। जो आरक्षण की वहां पर बात चल रही है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गिरा दिया था, सब जानते हैं। हाँ। अभी 2 महीने पहले का जो है यूएस के फॉरेन मिनिस्टर का क्या बयान था, ये देश और दुनिया जानती है, तमाम लोग जानते हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है। पड़ोसी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो भारतीय हैं, वो सेफ रहे, जो आना चाहते हैं वो वापस आए, जो टाइज है वो स्टैब्लिश रहे और चीजें कहीं ना कहीं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर पहुंचे। हम उसी के लिए कटिबद्ध हैं और वो हम करेंगे। ठीक है, पूनम जी से जवाब लेने से पहले कौशिक जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल शिवम 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि उनका ये आंतरिक मसला है, हम उसमें कोई छेड़छाड़ करने की बात नहीं करते हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारे हिंदुस्तान के यदि बच्चे वहाँ पे हैं तो उनके साथ किसी तरह की कोई जाति ना हो, वो सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, उन्हें वापसी के लिए कुछ जो रास्ते हमें देखने होंगे वो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए यदि हम चिंता ही करते हैं तो चिंता करके क्या कर लेंगे हम आज के वक्त में। जो लोग वहाँ रुके हैं उन परिस्थितियों में वो पहले से भी वहाँ पे जी रहे हैं। आज यदि किसी तरह से हम छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं, किसी तरह से, हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि यदि बांग्लादेश में कोई भी सरकार अंतरिम बनती है तो उस सरकार के साथ बेहतर संबंध बेहतर बनाते हुए हमारी आप ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियां हिंदुओं के लिए पहले भी वहां थी, उनके घर इसी तरीके से जलाए जाते थे। नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। हाँ। इसलिए मैंने कहा कि परिस्थितियां ये आज के वक्त में पैदा क्यों हुई। वहां से जिस शासक के अगेंस्ट में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि लोग अराजक हैं या जिस तरह की भी बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां से आने के बाद में हिंदुस्तान में जो लोग वहां पे आंदोलनकारी हैं उनके जहन में ये बात है कि हमने जिसके अगेंस्ट में इतना बड़ा आंदोलन चढ़ा उसको शरण किसने दिया, थोड़ा सा जल्दी तो उसके वजह से ये परिस्थितियां पैदा होना स्वाभाविक है। ये कोई नहीं। शिवम जल्दी से अपना काउंटर रखेगा, 10 सेकंड दे पाऊंगी, फिर उसके बाद पूनम जी के पास। बस सिर्फ इतना कहना है कि सरकार लगातार कह रही है कि जो आने वाले समय में अंतरिम सरकार बनेगी, हम उसके साथ भी लगातार संवाद की स्थिति में है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन भी संवाद की स्थिति में है, और जहां तक वहां पर माइनॉरिटीज है उनके ऊपर अत्याचार ना हो उसको लेकर भी हम कटिबद्ध हैं, उस पर लेकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आपका यह कहना कि भाई वहां पर जो माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर हम बोले या ना बोले उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर जब ये 2 बातों को जब आप मिक्स कर रहे हैं, इस देश में लगातार प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है कि वहां पर जो माइनॉरिटीज है उन पर अत्याचार नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अत्याचार हो रहे तो अत्याचार करिए, सरकार कहने की हिम्मत रख रही तो उसको कवर मत कीजिए। बताने की जरूरत थोड़ी है। कहानियां अतिवादी लोग जोड़ करके वहां की बात
लॉन में 300 लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ है, मत बुलवाइए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर में, मंदिरों में किस तरीके से तोड़फोड़, इस्कॉन को किस तरीके से पूरा डैमेज कर दिया गया है, वो सब तस्वीरों में दिख रहा है। थोड़ी कोई अपने मन से कहानी जो भी सरकार वहां पे एस्टेब्लिश हो, हमारे देश की सरकार की कोशिश यही होगी कि उस सरकार के साथ। पूनम पंडित, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इतनी समस्या सिर्फ उस एक आरक्षण की बात से थी, शेख हसीना के फैसले की वजह से थी, तो शेख हसीना के वहां से निकल जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था ना? रुक गया क्या वहां पर? देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे आपदाओं में अवसर खोजने वाले लोग नहीं होते। आपदाओं में अवसर खोजने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे प्रवक्ता बैठे हैं सत्ता से, उनसे कि हम लोग इस बात में चिंता करें। अरे चिंता करना तो है ही, लेकिन हमारी जो सरकार है, जो वहां पे भारतीय हैं, उनको निकालने के लिए क्या कर रही है और उनको कुछ करना चाहिए। सिर्फ चिंता करना ही विषय नहीं है, उनको वहां से लाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो विश्व गुरु है। एक मेरी बात पूर्णिमा जी पूरी नहीं हुई है अभी। पूनम जी, वो तो कह चुके कि हम वापस प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु है। देखिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको बड़ी गंभीरता से सुना था। जब वहां पर दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु है, और मैंने तो बड़े एडवर्टाइजमेंट देखे थे पूर्णिमा जी कि पापा ने वॉर रुकवा दी, तो वॉर रुकवा दी, तो ये वाली वॉर भी रुकवा दे वो, है ना? वहाँ के भारतीय जितने भी अल्पसंख्यक हैं, कोई भी व्यक्ति है, उनको भारत लाने की तैयारी की जानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे पहले ही आ गए। जब उन्हें दिखा स्थिति जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, तो जुलाई में आ गए, है ना? और लेकिन अब जो वहाँ पे बचे हुए हैं, अब वहाँ पे अब जितने भी लोग, तमाम लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप जो है वहाँ की वॉर रुकवा दीजिए, और वहाँ पे जितने भी भारतीय हैं, सभी जितने भी हैं, उनको यहाँ पर लाने का काम कीजिए। और दूसरी बात, मैं सनातन धर्म से हूँ, और भाई बैठे हुए हैं वो भी, तमाम बड़े बड़े नेता बड़ा सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। अब वहाँ पे इतने मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, उसके लिए भी अपना सरकार कोई स्टेटमेंट भी दे, जिससे कि आने वाली सरकार भी भारत की सरकार से तालमेल अच्छा रखे। अगर हमारा पड़ोसी अच्छा है तो हमारे लिए बेहद जरूरी है पड़ोसी का अच्छा होना। अगर हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं होगा तो चीजें खराब होती है। पूनम जी प्लीज। हाँ, शर्तेंदु जी। हाँ प्लीज, क्या सवाल, क्या जी? ऑडिबल हूँ सर मैं आपको? हाँ जी, ऑडिबल है। यस, ऑडिबल हूँ मैं उसी क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करती हूँ जो पूनम जी से मैं कह रही थी, क्योंकि हमने एग्जांपल्स देखे हैं बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जिनमें इस तरीके का क्राइसिस हुआ, भारतीयों की हमने वतन वापसी करवाई है, तो उसको लेकर तो सवाल वैसे भी नहीं उठना चाहिए ना। हमारी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है। लेकिन जो शिवम ने कहा कि पड़ोसी मुल्क में जो भी सरकार बनेगी, हम उनके साथ समन्वय के साथ चलेंगे, डायलॉग करेंगे, मैं उन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आधारित आपसे स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूं कि ये कितना मुश्किल या कितना चुनौतीपूर्ण आपको लगता है? देखिए, ये जो इशू है, पहली चीज तो मैं बता दूं, ये पॉलिटिकल इशू है ही नहीं, ये दो कंट्रीज के बीच का इशू है। और इस तरीके का जो पॉलिटिकल डिबेट एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही उसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक देश जल रहा है, वहां पे इंटरनल सिचुएशन बड़ी ग्रिम है, वहां पे माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं, मंदिर वेंडलाइज हो रहे हैं, जनता सड़कों पे है, आर्सनिस्ट पूरे चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, 5 लाख का हुजूम सड़कों पे है। तो सबसे पहले तो वहां लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होना चाहिए। और जिस तरीके से वहां की रूपरेखा है इंटरिम गवर्नमेंट बनने की, देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि जो भी सत्ता में आएंगे, जो भी जिस तरीके की गवर्नमेंट बनेगी, हिंदुस्तान उसके साथ बायलैटरल टॉक करेगा, हमारे उसके साथ फिर से रिलेशन शुरू, हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। शेख हसीना पास्ट हो गई, वो पहले प्राइम मिनिस्टर, आज की डेट में उनका वजूद वहां खत्म है। तो जो भी सत्ता में आता है, ये इनका इंटरनल मैटर है। हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी बोलती है कि किसी के इंटरनल अफेयर में नहीं इंटरफेयर करेंगे। ठीक है सर, शॉर्ट में जवाब दे पाऊंगी बस। रविंदर सचदेव सर आपके पास आते हुए सर 30 सेकंड्स, माफी चाहूंगी, 30 सेकंड्स ही आपको रविंदर सचदेव सर मैं दे पाऊंगी, और उसके बाद एक क्लोजिंग कमेंट राकेश जी आपसे लूंगी। रविंदर सचदेव सर, जो भी दो कंट्रीज के आपस में बीच में जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन हिंदू मंदिरों को वैंडलाइज करना, अल्पसंख्यकों को टारगेट करना, ये सब तो चुनौतीपूर्ण है ही, लेकिन बांग्लादेश वापस पटरी पर कैसे लौटे, उस बीच हमारे बॉर्डर सिक्योर रहने, क्या इस वक्त की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी होने चाहिए, सीइंग द सिचुएशन जो अभी है? बिल्कुल पूर्णिमा जी, दोनों चीजें, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंडियन सिटीजन्स इन बांग्लादेश जो फंसे हुए हैं, जो नौकरी या स्टूडेंट्स के लिए थे, एंड देन माइनॉरिटीज का इशू। देखिए, माइनॉरिटीज के इशू में हम डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि हिंदूज के लिए, हम तो बांग्लादेश आर्मी या जो भी इसमें अथॉरिटी, उनको कहेंगे आप अपने देश के अंदर वायलेंस रोकिए, राइट? बिकॉज इस वायलेंस में जो मारे जा रहे हैं, ये केवल माइनॉरिटीज ही नहीं,
ये बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, राइट। ऑफ कोर्स ये हो रहा है कि इस बीच में जहां माइनॉरिटीज को उन्हें टेंपल दिखता है या बिजनेस का नाम दिखता है वो ज्यादा टारगेट हो जा रहे हैं, बट इसमें तो लॉलेसनेस अनार्की बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश सरकार उसे रोके। ठीक है। एक क्विक पॉइंट में ओवरऑल कहूंगा, जल्दी। हमें काफी चैलेंजेस हैं। वन, ठीक है, फ्रेंड रहेगा, फ्रेंड या पोटेंशियल फ्रेंड व्हाटएवर, बांग्लादेश से हमारा पूरा एक्सेस जो है ना कंबोडिया, वियतनाम को जो इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा था वो सारा ब्लॉक हो जाएगा। ये चाइना हमें सर्कल कर रहा है। ओके, हम यहाँ से मीकोंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडिया टू थाईलैंड, ट्रिपल लेन हाईवे गोइंग टू कंपुचिया, ट्रेड कनेक्टिविटी जो हम बना रहे थे, तो एक तो ये चांस है कि मीडियम टर्म में ये प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाएंगे या रुक जाएंगे या अड़चने होंगी, बिकॉज चाइना भारत का वहां एक्सेस नहीं चाहता। ये एक एडिशनल पॉइंट बिल्कुल। इसी सवाल के साथ समय पहले सवाल में मैं इसी के लिए आई थी। राकेश शुक्ला जी, जल्दी से 20 सेकंड अगर बस आप कुछ कह। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत के लिए सीमा सुरक्षा और शरणार्थी ये दोनों चुनौती भी हैं और चिंता भी है, क्योंकि 1000 किलोमीटर की सीमा फैली हुई है जिसको सिक्योर करना की एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जलाशय वाला क्षेत्र है। और दूसरा शरणार्थी इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यदि आपने सीएए बनाया है और अभी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि आप दरवाजा खोलिए, तो यदि हिंदुओं का विषय आता है तो आप कल सवाल के कटघरे में खड़े होंगे। इसलिए शरणार्थियों को भारत में शरण देने की भी एक चुनौती।